हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके और हमारे इस खूबसूरत से चैनल अक्षय सर फिजिक्स के अंदर, जहां आपको फिजिक्स से रिलेटेड न केवल वीडियो अवेलेबल करवाई जाती हैं बल्कि सारे के सारे चैप्टर्स के पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल करवाए जाते हैं भाई। ठीक है, तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म अपना चैप्टर चल रहा था, उसके लगभग 9 लेक्चर हो चुके हैं भाई। ठीक है, तो इससे पीछे वाला लेक्चर जो था उसके अंदर अपन बात कर चुके हैं कि अगर मान लो कोई करंट कैरिंग वायर है, कोई धारावाही चालक तार है और उसको आपने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उस वायर के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है, और वो जो फोर्स की वैल्यू आपने निकाली थी, सुनना भाई, एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो अब तक आपने देखा कोई मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, और उसके अंदर आपने क्या किया है, कोई करंट कैरिंग वायर ली है जिसके अंदर आई वैल्यू का मान लो कि करंट फ्लो हो रहा है और ये थीटा एंगल पे रखा है भाई। ठीक है, तो और इस वायर की लेंथ मान लो कितनी है, स्मॉल एल है भाई। ठीक है, तो यहाँ से आपने जो इस वायर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकाली थी, एफ वेक्टर की जो वैल्यू निकाली थी, एफ मैग्नेटिव, वो थी भी आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मीन्स जो फोर्स लगती है इस वायर के ऊपर वो कौन डिसाइड करता है भाई, एल वेक्टर और बी वेक्टर, जहाँ पे एल क्या है, इस वायर का एरिया वेक्टर है भाई। ठीक है, और इस एरिया वेक्टर जो लेंथ वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है भाई, धारा की डायरेक्शन में ली जाती है, करंट की डायरेक्शन में ली जाती है। और इसको आपने जब सोल्व किया था तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आई थी वो थी आई एल बी साइन थीटा था भाई, जहाँ पे थीटा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ वेक्टर के बीच का एंगल होता है। मतलब कि इस वायर की लेंथ या करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है ये थीटा। और ये तो थी भी इस वायर के ऊपर लगने वाली फोर्स की वैल्यू, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये अपन जानते हैं। तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी और वो डायरेक्शन निकालते हैं अपन मैजिक रूल से भाई। और मैजिक रूल क्या था भाई, अपने राइट हैंड के पाम को इस प्रकार फैलाओ कि उंगलियां, अंगूठा और हथेली तीनों एक दूसरे के क्या रहे, लंबवत रहे। तो जो फिंगर्स होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, अंगूठा धारा की डायरेक्शन को शो करता है, और हथेली जिस ओर पाम करती है उस ओर डायरेक्शन होती है फोर्स की। और मैंने आपको वहाँ पे ये भी बताया था कि धारा की डायरेक्शन अगर तिर्यक है तो उसकी जो धारा की डायरेक्शन लोगे, मतलब कि डायरेक्शन ये तिर्यक है, आपने इसको क्या किया था, 2 कंपोनेंट के अंदर डिवाइड किया था अभी, याद हो तो वी, ये पार्टिकल की डायरेक्शन थी और पार्टिकल की डायरेक्शन के लिए आपने v को 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया था। ये v कोस थीटा था, ये v साइन थीटा था। v कोस थीटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में था और v साइन थीटा मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत था भाई। ठीक है, तो लंबवत घटक के अंदर क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो धारा की डायरेक्शन आपने क्या ली थी, परपेंडिकुलर ली थी मैग्नेटिक फील्ड के। तो अंगूठा धारा की डायरेक्शन में, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और फोर्स कैसे लग रही थी, कागज के तल के लंबवत इनवर्ड लग रही थी भी। ठीक है, यहाँ तक अपन कर चुके हैं। आज का जो लेक्चर है भाई, अगर मान लो 2 करंट कैरिंग वायर दोनों पैरेलल रखी है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 समांतर धारावाही चालक तार हैं और उन दोनों तारों को आपने दोनों तारों में क्या करवा दिया, करंट फ्लो करवा दिया। तो उन दोनों तारों के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है वो समझेंगे। सुनना, टॉपिक का नाम है आपका 2 समांतर धारावाही चालक तार के मध्य बल। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी और पेन निकालिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। और वो जो बहुत ही आलसी लोग हैं वो हमारी वेबसाइट पे जाके इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकता है। चालक तार के मध्य बल। ठीक है, फिनोमिना क्या है वो समझना भाई। देखो, जब 2 तार के मध्य करंट फ्लो करवाया गया, हुआ क्या भाई, 2 तारों के मध्य जब करंट फ्लो करवाया गया तो उनके मध्य जो इफेक्ट देखा गया वो ये था भाई। सुनो, मान लो कि अपने पास में कोई वायर है और इसके अंदर I1 करंट फ्लो हो रहा है भाई इस डायरेक्शन में, मान लो कि I1 या I करंट फ्लो हो रहा है। और इसके समांतर जब कोई दूसरा तार लेके आए अपन, मान लो कि उसके अंदर कोई I2 वैल्यू का हो रहा है या मान लो कि I वैल्यू का करंट फ्लो हो रहा है, तो देखा ये गया कि ये जो दोनों तार हैं ये मैग्नेट की तरह इफेक्ट करते हैं भाई। मैग्नेट का मीन्स अट्रैक्शन या रिपल्सन का प्रभाव दर्शाते हैं। मतलब जब दोनों तारों के अंदर सेम डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करवाया गया, मीन्स समान दिशा के अंदर धारा प्रवाहित करवाई गई, तो क्या हुआ, ये देखा गया कि ये दोनों तार है ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं भाई। ठीक है, और जब
दोनों तारों के अंदर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हुआ था तो ये अट्रैक्ट करते हैं। और जब इन दोनों तारों की धारा को बदला गया, मीन्स एक की डायरेक्शन I1 ऊपर की ओर ली और दूसरे की डायरेक्शन, मान लो कि I1 की डायरेक्शन ऊपर की ओर और I2 की डायरेक्शन नीचे की ओर है, तब ये देखा गया कि ये दोनों तार है ना आपस में क्या करते हैं, रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षण का प्रभाव दर्शाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, रिपल्शन, ठीक है, रिपल्शन का इफेक्ट हुआ, आकर्षण या प्रतिकर्षण। और यही क्या होता है, मैग्नेट में होता है, चुंबक में होता है। दो चुंबकीय ध्रुवों को N और S को आप पास लेके आते हो तो अट्रैक्शन होता है, और N या S ध्रुव को आप पास लेके आते हो तो क्या होता है, उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो जब ये इफेक्ट देखा गया तो आज इसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे भाई कि ये अट्रैक्शन दर्शाते हैं तो क्यों दर्शाते हैं। और ये अगर अट्रैक्शन दर्शाएंगे भाई, चुंबक में तो क्या होता है, N और S को जब पास लेके आए तो वो दोनों चिपक जाते हैं, ठीक है। और जब N और S को पास लेके आए तो वो दोनों चिपकते नहीं, लेकिन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि दूर जाते हैं। यही हुआ इसके मध्य, मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन तो हो रहा था लेकिन ये दोनों चिपके नहीं भी, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या हुआ, ये दूर तो जा रहे थे लेकिन मतलब कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करे थे। कहने का मतलब ये कि प्रतिकर्षण का प्रभाव ही दर्शाते हैं, ये अट्रैक्शन का प्रभाव दर्शाते हैं। यहाँ पे अट्रैक्शन तो हो रहा था लेकिन ये आपस में चिपके नहीं। तो इसी फिनोमिना को जानने के लिए भी क्या किया गया, इसके ऊपर वर्क किया गया। सुनना क्या था वो फिनोमिना, इसी के ऊपर आज अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबका ध्यान इधर की ओर। टॉपिक ये है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ठीक है। अगर कोई डाउट्स रहता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिए, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे भी। सुन लेना, समझ लेना बेटे इसको, ठीक है। मान लो अपने पास में कोई इनफाइनाइट लेंथ का तार है, ठीक है। लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है इसकी, इनफाइनाइट है, ठीक है। और इस इनफाइनाइट वायर के तार के अंदर मान लो कि I1 करंट फ्लो हो रहा है, I1 वैल्यू का धारा प्रवाहित हो रही है भाई। और इसके मध्य पॉइंट से मान लो कि D डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P1 है भाई, ठीक है। D डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P1 है और इस P1 पर आपने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, ठीक है। इसको अपन सीक्वेंस से करेंगे ताकि ये टॉपिक समझ में आ जाए, बाकी ये उलझने वाला टॉपिक है भाई, ध्यान इधर होना चाहिए सबका, ठीक है। तो आपने कोई तार लिया, इनफाइनाइट लेंथ का, अनंत लंबाई का तार है, और इसके अंदर आपने I1 करंट फ्लो करवाया और I1 करंट फ्लो करवाया और इसके बीच के पॉइंट से D डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P1 लिया, जिसके ऊपर आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो अनंत लंबाई के तार के लिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी भी, ठीक है। अगर पीछे का लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार रिपीट कर लेना भाई, ठीक है। उसको वो पूरी की पूरी फील्ड निकालनी नहीं है, यहाँ पे मैं सीधा फॉर्मूला ही लिखूंगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट लंबी तार है, लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने ये टॉपिक करवाया है भाई, ठीक है। तो अनंत लंबाई का तार है और अनंत लंबाई के तार के अंदर I1 वैल्यू का करंट प्रवाहित हो रहा है और P1 डिस्टेंस, P1 पॉइंट पे आपको क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। तो P1 बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, P1 बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो अनंत लंबाई का आपने तार लिया है, मान लो कि इसको आपने बोल दिया L1, तो P1 बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इसको मान लो कि L1 तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र वो कितना है, B1 है। ये लो, ये हो गया आपका B1। और ये होता कितना है, अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र μ0 I अपॉन में 2 पाई डिस्टेंस D, ठीक है। ये डिस्टेंस D हो गई। करंट कितना फ्लो हो रहा है इसके अंदर, I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 है भाई, ठीक है। अब सुनो, ये तो आ गई B1 चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं भाई, राइट हैंड के थंब रूल से। और राइट हैंड का थंब रूल ये कहता है कि किसी वायर को अपने राइट हैंड से इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा धारा की डायरेक्शन में रहे, और जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उस पॉइंट पे क्या कर दो, फिंगर्स को 90 डिग्री के एंगल पे कर्ल कर दो। ये लो, इस तार को इस प्रकार पकड़ा कि अंगूठा धारा की डायरेक्शन में है, और ये पॉइंट P है, कागज के तल के लंबवत क्या आ जाएगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, अंगूठा धारा की डायरेक्शन में। पॉइंट P ये है और फिंगर्स को 90 डिग्री के एंगल पे मोड़ा, तो जो इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई वो क्या आई भाई, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ये लो भाई,
ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी है, इनवर्ड है भाई, ठीक है। डायरेक्शन हो गई आपकी इनवर्ड। अब अपन क्या करते हैं, इस L1 तार की वजह से, यानी कि L1 तार के अंदर I1 करंट फ्लो हो रहा था और I1 करंट ने क्या किया, P1 पॉइंट पर B1 मैग्नेटिक फील्ड बनाया। और B1 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई D, जहाँ पे D क्या है, इस पॉइंट P की डिस्टेंस है। अब आपने क्या किया, एक दूसरा वायर लेके आए, वो भी कितना है, इनफाइनाइट लंबा है। और दूसरा वायर लेके आए, उसको आपने कहाँ रख दिया, इस वायर से D डिस्टेंस पे रख दिया, यानी कि यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ये लो वो दूसरा इनफाइनाइट लंबा वायर था और इसको आपने कहाँ रख दिया, इस तार से D डिस्टेंस पे रख दिया यहाँ पे। और इसके अंदर आपने सेम डायरेक्शन के अंदर मान लो कि I2 करंट फ्लो करवाया, ठीक है। सेम डायरेक्शन के अंदर आपने क्या किया, I2 करंट फ्लो करवाया। तो नॉर्मल सी बात है, अपन ने इससे पीछे वाला लेक्चर जो पढ़ा था उसमें ये कहा था कि अगर कोई तार मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और उस तार के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये जो L2 तार है, ठीक है, L2 तार है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, ये भी इनफाइनाइट लंबा है भाई, ठीक है। L2 तार है और इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I2 और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। कितना मैग्नेटिक फील्ड है, B1, सही है, जो इसने बनाया है। तो B1 चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, I2 करंट फ्लो हो रहा है और L2 तार है, ठीक है। तो इस तार के ऊपर फोर्स लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि फील्ड में रखा है और करंट फ्लो हो रहा है तो फोर्स लगेगी। तो देखना, तार L2 पर B1 चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल कितना होता है, बल भाई वैसे F किस पे लग रहा है, L2 तार पे लग रहा है, ठीक है। L2 तार पे लग रहा है तो F2 किसकी वजह से लग रहा है, 1 की वजह से, तो F21, 2 पर लग रहा है 1 की वजह से, तो F21। और होता कितना है ये, I L क्रॉस B, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता है लगने वाला बल। इसको जब सोल्व करते हो तो कितना आता है, ILB साइन थीटा आता है, सही है। थीटा क्या होता है, L और B के बीच का एंगल। ये लो, ये है L। एक काम करते हैं, अपन इनफाइनाइट वायर के लिए फील्ड नहीं निकाल सकते, मतलब यहाँ से ये आपने जो अनंत लंबाई का तार लिया है ना, इसके लिए आप फील्ड नहीं निकाल सकते हो। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो तार की लेंथ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेते हैं और इसकी लेंथ मान लो कितनी है, L है, और इसके लिए भी लेंथ मान लो कितनी है, ये L है, ठीक है। इनफाइनाइट के लिए अपन नहीं निकाल सकते, तो मान लो एक बार के लिए जो लेंथ है इसकी कितनी है, L है, ठीक है। तो F21 फोर्स लगेगा, ILB साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री, थीटा होता है L और B के बीच का एंगल। L कितना है, ये करंट की डायरेक्शन में होता है, जो लेंथ वेक्टर होता है वो करंट की डायरेक्शन में होता है। करंट कितना है, I2, लेंथ ऊपर की ओर, सही है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये ऊपर, एंगल कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री, सही है। I कितना है, मीन्स F21 इक्वल टू I कितना है, इस तार के अंदर कितना फ्लो हो रहा है, I2, सही है। L कितनी है इसकी, मान लो कि लेंथ L है। B कितना है, B है B1 जो इसने बनाया है, इस L1 तार ने जो चुंबकीय क्षेत्र बनाया वो कितना है, B1, तो ये लो B1, सही है। इक्वेशन नंबर मान लो इसको कितनी है, ये 2 है। समीकरण 2 में 1 का मान रख दो, समीकरण 2 में 1 का मान रखने पर, तो मान रखोगे तो कितना हो जाएगा, F21 दिख रहा है क्या, F21 इज इक्वल टू I2, L पढ़ा रहने दो एक बार के लिए। B1 कितना है, म्यू नोट I1 अपॉन में 2 पाई D, ठीक है। और इनटू ये कितना हो गया, L हो गया। अपन अनंत लंबाई के लिए तो नहीं निकाल सकते, अपन ने इसको L माना है, अनंत लंबाई के लिए तो नहीं निकाल सकते कि कितना फोर्स लगेगा। एकांक लंबाई के लिए तो निकाल सकते हैं, तो इस L को इसके बटा में ले आता हूँ, मीन्स F21 अपॉन में L। एकांक लंबाई पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, F21 अपॉन में L कितना हो जाएगा, ये म्यू नोट I1 I2 अपॉन में 2 पाई D। ये क्या आ जाएगा, इस तार के ऊपर लगने वाला फोर्स आ जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर
3 है भाई। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक। मतलब कि इस तार के ऊपर जो L2 तार है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पे लिख दो L2 तार पर फोर्स। ठीक है, अब सुनना, इस तार के लिए फोर्स की वैल्यू तो आ गई। अब निकालते हैं इसकी डायरेक्शन, और डायरेक्शन वही राइट हैंड का पाम रूल। उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो। ये लो, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ये लो। ठीक है, अंगूठा धारा की डायरेक्शन में, I2 ऊपर की ओर जा रहा है, अंगूठा धारा की डायरेक्शन में, सही है। फोर्स हथेली से, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा धारा की डायरेक्शन में, हथेली इस ओर। मतलब जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, इस ओर लगेगी। कितनी है, F21 है। ठीक है, अब सुनो, जब आपने L2 तार के अंदर करंट फ्लो करवाया, तो L2 तार में जब करंट फ्लो करवाया तो ये जो L2 तार है ये भी क्या करेगा, अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा या नहीं बनाएगा। L2 तार में आपने करंट फ्लो करवाया, तो जब करंट फ्लो करवाओगे तो L2 तार भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा अपने चारों ओर। तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बना, मान लो कि d डिस्टेंस पे यहाँ पर कितना होगा वो चुंबकीय क्षेत्र, समझना। देखो, इस तार की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और डायरेक्शन कैसे होगी उसकी, फील्ड कितना होगा वो निकाल लेंगे। सबसे पहले तो इस I2 तार की वजह से, यानी कि L2 तार में I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो इसने यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र बनाया, सुनना। L2 तार, इसको 2 नंबर मान लो, L2 तार के कारण बिंदु P2 पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P2 पर चुंबकीय क्षेत्र। P2 कितना है, मान लो कि यहाँ पर है ये P2। ठीक है, कितना होगा, डिस्टेंस D, करंट I, लेंथ L, लेंथ L हो गई, तार हो गया L2, I2 करंट फ्लो हो रहा है, डिस्टेंस D है। तो इनफाइनाइट तार, अनंत लंबाई के तार की वजह से A डिस्टेंस या D डिस्टेंस पे चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, B होता है। ठीक है, ये लो B किसकी वजह से है, L2 की वजह से, तो चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया, B2। ठीक है, कितना होता है, म्यू नोट I कितना है यहाँ पे, I2 है, क्योंकि ये I2 की वजह से यहाँ पे बनेगा, तो कितना हो जाएगा, I2 अपॉन में 2 पाई, डिस्टेंस कितनी है, D। इसको मान लो समीकरण नंबर 4। एक बार रिपीट कर देता हूँ, लेंथ L2 यानी कि L2 लंबाई का, L2 तार है, लेंथ होगी इनफाइनाइट, अनंत लंबाई का तार के अंदर I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो इस I2, अब इस मैग्नेटिक फील्ड को भूल जाओ, ये रेड कलर में, इसको भूल जाओ। अब ये करते हैं कि इस I2 की वजह से यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, B2 इज इक्वल टू म्यू नोट I2 अपॉन में 2 पाई D। ठीक है, ये तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र। डायरेक्शन कैसे होगी, इस पॉइंट P2 पर, तो P2 पर जब डायरेक्शन निकालोगे तो राइट हैंड का थंब रूल, इस तार को इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा धारा की डायरेक्शन में है, ये लो अंगूठा धारा की डायरेक्शन में, पॉइंट P2 यहाँ पे है। ठीक है, उंगलियों को, फिंगर्स को 90 डिग्री के एंगल पे कर्ल करो, ये लो बाहर की ओर, करंट पॉइंट P 90 डिग्री, करंट पॉइंट P 90 डिग्री। तो इस पॉइंट P2 पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना होगा, आउटवर्ड होगा। और मान लो ये लो वो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, आउट टू मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, B2 है, मैग्नेटिक फील्ड की B2, और ये बाहर की ओर आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर इस तार को ध्यान से देखोगे तो पीछे वाला लेक्चर को फॉलो करता है। ये भी कैसे, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, पहली बात, करंट फ्लो हो रहा है, दूसरी बात फोर्स भी तो लगेगा। याद करो, जब तार चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है और उस तार के अंदर धारा प्रवाहित हो रही होती है, तो तार के ऊपर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। तो फोर्स लगेगा कितना, सुनना, तार L1 पर लगने वाला बल कितना होगा, तार L1 पर लगने वाला बल को लिखते कैसे हो आप, F है कितना, किस पर लग रहा है, 1 पर लग रहा है, किसकी वजह से, 2 की वजह से। तो कितना होगा, F1 की वजह से, यानी कि 1 पर 2 की वजह से। ठीक है, F12 होता कितना है, ILB साइन थीटा, वेयर थीटा इज इक्वल टू L और B के बीच का एंगल। यहाँ पे कितना है, L है ऊपर की ओर, B है बाहर की ओर, ये लो
एल ऊपर की ओर, बी बाहर की ओर, एंगल 90 डिग्री। एल बी एंगल कितना 90 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ये लो थीटा 90 डिग्री। तो यहाँ से F12 कितना आ गया आई एल बी। अब समझना किस पे लग रहा है फोर्स, L1 तार पे, सही है। तो L1 तार पे फोर्स लग रहा है तो धारा कितनी है L1 तार में I1। तो ये लो I1 हो गई, ठीक है। कौन से चुंबकीय क्षेत्र में रखा है वो, B2 चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। इसकी वजह से जो बना उसमें रखा है, ये B2 चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। तो ये कितना हो गया B2। इक्वेशन नंबर मान लो इसको 5, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ, इसने जो चुंबकीय क्षेत्र बनाया उसमें ये स्थित है और इसने जो चुंबकीय क्षेत्र बनाया उसमें ये वाला तार स्थित है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे कितना है B2। I1 करंट फ्लो हो रहा है L1 तार में, तो इसके ऊपर जितना फोर्स लगेगा वो कितना होगा F12 I1 L B2। और इक्वेशन नंबर 5 समीकरण 5 में 4 का मान रखने पर कितना हो जाएगा F12 इक्वल टू I1 L B2 कितना है म्यू नोट I2 अपॉन में 2 पाई D हो जाएगा, ठीक है। क्या चाहिए अपने को, इनफाइनाइट के लिए नहीं निकाल सकते आप, लेकिन एकांक लंबाई के लिए तो निकाल सकते हैं। तो एकांक लंबाई के लिए जो फोर्स निकालोगे वो कितना हो जाएगा भाई सुनना। इसको इरेज कर देता हूँ, इसको एक बार अगर आप उतारना चाहते हो तो उतार लेना, ठीक है। पॉज करके वीडियो को इसको उतार सकते हो भाई, ठीक है। तो यहाँ से इसको इस करता हूँ, ठीक है। F12 कितना आ गया, F12 इज इक्वल टू ये आ गया म्यू नोट I1 I2 अपॉन में 2 पाई D और ये L। एकांक लंबाई के लिए चाहिए तो F12 अपॉन में L इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 अपॉन में 2 पाई D, ठीक है। और ये दोनों फोर्स क्या है सेम है, तो यहाँ से ये दोनों फोर्स सेम है। डायरेक्शन क्या होगी इस फोर्स की, इस तार के लिए जो डायरेक्शन होगी ये तो फोर्स की वैल्यू है, डायरेक्शन क्या होगी राइट हैंड के पाम रूल से। राइट हैंड का पाम रूल ये कहता है कि उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो। ये लो उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, ठीक है। अंगूठा धारा की डायरेक्शन में, धारा ऊपर की ओर है, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड, धारा ऊपर की ओर, फोर्स इस साइड लगेगा तो फोर्स इस साइड लगेगा। ये लो कितना है F12 है, सही है। और दोनों फोर्स की जो वैल्यू है वो क्या है सेम है, F21 अपॉन में L म्यू नोट I1 I2 अपॉन में 2 पाई D और यहाँ पे भी म्यू नोट I1 I2 अपॉन में 2 पाई D। तो यहाँ से क्या होता है न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम का क्या होता है पालन होता है भाई। मतलब इस तार ने इस पर जितना फोर्स लगाया बदले में ये तार भी क्या करेगा इसके ऊपर उतना ही परिमाण का क्या लगाएगा बल लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लो कि जैसे मैं ये कहूँ कि इस तार के अंदर सेम डायरेक्शन के अंदर क्या हो रहा है करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से ये तार क्या करते हैं आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अगर मान लो सुनना, अगर मान लो कि दोनों तारों के अंदर डायरेक्शन उल्टी कर दी जाए, दोनों तारों के अंदर डायरेक्शन आपने क्या कर दी उल्टी कर दी, तो उल्टी करोगे तो ये मान लो कि वो अनंत लंबाई के तार थे, ठीक है। इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है I1, ठीक है। ये दूसरा तार था I2, इसके अंदर करंट नीचे की ओर, इसमें ऊपर की ओर, इसमें नीचे की ओर। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या बनेगा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कैसे बनेगा क्रॉस इनवर्ड बनेगा, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे, इसकी वजह से इस I2 तार की वजह से यहाँ पे कितना बनेगा अंदर की ओर। तार को इस प्रकार पकड़ो कि अंगूठा धारा की डायरेक्शन में रहे। ये लो अंगूठा धारा की डायरेक्शन में, पॉइंट P कैसे बनेगा यहाँ पे भी इनवर्ड बनेगा। ये लो क्रॉस, ठीक है। यानी कि इन्होंने जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई वो कैसी है इनवर्ड है भी, दोनों ने जो बनाई, ठीक है। अब ये दोनों तार करंट फ्लो हो रहा है, दोनों के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं, तो इनके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी वैल्यू सेम आएगी, जितनी ये है उतनी ही आएगी, दोनों वैल्यू यही आने वाली है। लेकिन फोर्स की डायरेक्शन देखो, अंगूठे को तारा की अंगूठों को मैग्नेटिक यानी कि क्या निकालिए राइट हैंड का पाम रूल। राइट हैंड का पाम रूल ये कहता है कि उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखो। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठा धारा की डायरेक्शन में, फोर्स इस साइड, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड, अंगूठा धारा की डायरेक्शन में, फोर्स इस साइड। तो जो फोर्स आई इसके ऊपर वो कितनी आ जाएगी इधर की ओर आ जाएगी। ये किसके ऊपर है 1 पर है, किसकी वजह से 2 की वजह से, ठीक है। इसके अंदर उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये लो अंगूठा धारा की डायरेक्शन में, ये लो धारा की डायरेक्शन, फोर्स इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड अंगूठा धारा की डायरेक्शन, फोर्स इस साइड। तो फोर्स किस साइड आ गई ऐसे।
ये कितनी आ जाएगी 2 पर पहले के कारण बल। ठीक है, तो अगर मान लो कि करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो तार दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर दोनों तारों के अंदर करंट विपरीत है तो दोनों तार क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, ये तो है स्टूडेंट्स इन दोनों तारों के ऊपर लगने वाला फोर्स की वैल्यू। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेफिनेशन आती है, एक परिभाषा आती है भाई, सुनना वो डेफिनेशन क्या है। यही फॉर्मूला है, दोनों सेम है, तो इसको एक बार इरेज करता हूँ। सुनना भाई वो डेफिनेशन क्या आती है। एक परिभाषा पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, मानक एम्पियर क्या होता है भाई। सुनना मानक एम्पियर, सुनना देखो मानक एम्पियर क्या होता है। मानक एम्पियर देखो इनकी जो वैल्यू है ना वो डिसाइड की जाती है। जैसे F21 इक्वल टू आपने लिखा है F21 अपॉन में L इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी। अगर I1 और I2 की वैल्यू आपने कितनी रख दी, 1 एम्पियर रख दी, मतलब I1 और I2 की वैल्यू आपने कितनी रख दी, 1 एम्पियर रख दी। ठीक है, और इन दोनों तारों के बीच की ये जो डिस्टेंस है ना, आपने डिस्टेंस ली है, अगर इस डिस्टेंस की वैल्यू आप 1 मीटर रखते हो, मतलब डी की वैल्यू कितनी रखी है आपने, 1 मीटर रखी है, सही है। और ये वैल्यू जब आप इसमें पुट करते हो तो F21 अपॉन में L इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नोट अपॉन में 2 पाई I1 I2 की वैल्यू 1 इंटू 1 एम्पियर और D की वैल्यू कितनी है, 1, सही है। यहाँ से जब आप इसको सोल्व करते हो तो F21 अपॉन में L म्यू नोट अपॉन में 2 पाई, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से भाग करो तो ये म्यू नोट अपॉन में क्या बन गया, 4 पाई। म्यू नोट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 की घात माइनस का 7, और ये 2 पड़ा यहाँ से, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और ये कितना आया देखना, F21 अपॉन में L इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मान लो इन दोनों तारों के अंदर एकांक मान की धारा और दोनों के बीच की डिस्टेंस एकांक है, मीन्स 1 एम्पियर के करंट फ्लो हो रहा है और 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं, तो इन दोनों तारों के मध्य जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो फोर्स, यानी कि इन दोनों तारों के मध्य जो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल है वो 2 इंटू 10 की घात माइनस का 7 न्यूटन पर मीटर है। तो इन दोनों तारों के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी। मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हो, एग्जाम में कैसे लिखे होगे, सुनना। अगर मान लो 2 समांतर धारावाही चालक तार और दोनों तारों के मध्य बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है और वो दोनों तार अट्रैक्शन या रिपल्सन, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल 2 इंटू 10 की घात माइनस का 7 न्यूटन पर मीटर अनुभव करते हैं, तो इन दोनों तारों के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो कितना होता है भाई, 1 एम्पियर होता है। ये आप लिख के आ सकते हो। ठीक है, यही क्या होती है भाई, मानक एम्पियर होता है। ठीक है, और इसकी सेम डायरेक्शन है तो जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, 2 इंटू 10 की घात माइनस का 7 न्यूटन पर मीटर अट्रैक्शन होगा। अगर डायरेक्शन विपरीत है करंट की तो जो करंट फ्लो होगा यानी कि डायरेक्शन करंट की विपरीत है तो जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, प्रतिकर्षण बल होगा, और वो भी कितनी होगी, 2 इंटू 10 की घात माइनस का 7 न्यूटन पर मीटर होगा भाई। ठीक है, इसके बाद में करते हैं भाई इसके न्यूमेरिकल, सुनना। इसके न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अगर मान लो कि अपने पास में कोई 3 तार है A B C, ठीक है, मान लो कोई 3 तार है, ये मान लो कि तार है A और ये भी इनफाइनाइट लेंथ का है भाई। ठीक है, दूसरा तार मान लो कि कितना है, तार हो गया B, इसमें भी डायरेक्शन सेम है, और तीसरा तार मान लो कि ये भी इनफाइनाइट लेंथ का है, ये लो, और ये तार है C और ये B है, और इसके अंदर करंट इस प्रकार फ्लो हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू मान लो कितनी है, 2 एम्पियर है। इसमें भी मान लो कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसमें मान लो कि 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि सेम वैल्यू का इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो फाइंड दी नेट फोर्स ऑन वायर बी वायर के ऊपर आपको क्या चाहिए, नेट फोर्स निकालनी है भाई। ठीक है, तो इसको आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो आप फोर्स की डायरेक्शन डिसाइड करोगे कि फोर्स की डायरेक्शन क्या हो सकती है। अगर आपको बी पर चाहिए, केवल बी पर चाहिए, तो आप बी पर कैसे निकालोगे, सुनो।
अपने को ये पता है कि अगर धारा की डायरेक्शन सेम है तो दोनों तार एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, ए बी तार की बात करूँ, सी को भूल जाओ एक बार, ए बी तार की बात करूँ तो धारा की डायरेक्शन दोनों की सेम है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब बी तार है ना, किधर आएगा, इस साइड आएगा, और इसके ऊपर फोर्स कितना लगा, एफ बी ए, इसके ऊपर फोर्स कितना लगा, बी ए लगा, बी पर लगा ए की वजह से, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और ए की वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देते हैं एफ ए बी, सही है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अब आ जाओ सी पर, सी की वजह से देखो दोनों तारों के अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, यानी कि इसमें ऊपर की ओर जा रही है, इसमें नीचे की ओर जा रही है। जब दोनों तारों के अंदर धारा की डायरेक्शन विपरीत होती है तो दोनों तार एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये तार जब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो सी तार किधर भागेगा, इस साइड भागेगा, मतलब कि एफ सी पर किसके द्वारा, बी तार पर, यानी कि बी तार भी इधर भागेगा क्योंकि प्रतिकर्षित कर रहे हैं इनके में। अरे सुनो, ये करंट ऐसे है, ये करंट ऐसे है, ये दोनों तार फैलेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये तार तो इधर जाएगा, लेकिन बी वाला किधर जाएगा, इस साइड जाएगा। तो इस तार के ऊपर जो फोर्स होगी, यानी कि इसकी वजह से कितनी होगी, एफ बी पर, किसकी वजह से, सी की वजह से। तो आपको नेट फोर्स चाहिए, किस पर चाहिए, बी पर चाहिए। तो बी पर जो नेट फोर्स होगी वो कितनी लिखोगे आप, एफ नेट फोर्स किसके ऊपर, बी पर, बी वायर पर कितनी होगी, बी सी की वजह से इधर जा रहा है और बी ए की वजह से भी इधर जा रहे हैं, तो दोनों ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कि एफ बी सी प्लस में एफ बी ए, ठीक है। एफ बी सी की वैल्यू कितनी है, एकांक लंबाई पर कितनी होती है, अभी देखना। एक काम करो, ये जो डिस्टेंस मान लो ये कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है। ये भी मान लो कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकालोगे आप, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा, यहाँ से म्यू नोट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी, यही होता है एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। अरे इनफाइनाइट लेंथ की वायर है, आप एकांक लंबाई के लिए ही निकाल सकते हो, पूरी वायर के लिए आप नहीं निकाल सकते हो। सुनना, क्यों नहीं निकाल सकते हो फोर्स से, अपन ये जानते हैं कि F12 या जो भी आपने निकाला वो कितना निकाला, म्यू नोट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी निकाला, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या था, लेंथ था। अब देखो लेंथ की अगर वैल्यू इनफाइनाइट है तो यहाँ पे आप कितना रखोगे, इनफाइनाइट रखोगे, सही है। और इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई होकर ये क्या बन जाएगा, अनंत बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। तो फोर्स इनफाइनाइट है, ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एकांक लंबाई पर ही फोर्स निकाल सकते हो, ठीक है। तो एकांक लंबाई पर फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू नोट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी, प्लस में ये भी बी कितना होगा, I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी हो जाएगा, म्यू नोट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी, ठीक है। डिस्टेंस 1 मीटर है, यानी कि दोनों वैल्यू सेम आएगी। क्यों आएगी सेम, क्योंकि 2 एम्पीयर इसमें फ्लो रहा है, 2 एम्पीयर इसमें फ्लो रहा है, 2 एम्पीयर इसमें फ्लो रहा है। ये इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है। डिस्टेंस 1 मीटर है, यहाँ पे भी कितनी है, 1 मीटर है। तो यहाँ से आप जब इसको सोल्व करोगे तो म्यू नोट अपॉन में I1 कितना है, 2 × 2, ठीक है। और यहाँ पे 2 पाई इंटू में 1, प्लस में ये कितना है, म्यू नोट I1 कितना है, 2 × 2 अपॉन में 2 पाई इंटू में 1, सही है। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये इसको जब सोल्व करोगे तो एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से भाग कर दो, ठीक है। म्यू नोट अपॉन में 4 पाई, ये क्या बन जाएगा, म्यू नोट अपॉन में 4 पाई, 2 × 10⁻⁻⁷, ये 2 आ जाएगा यहाँ, ये 4 पाई म्यू नोट अपॉन में 4 पाई 10 की घात -7 इंटू में ये 2 × 2 कितना है 4, प्लस में ये सेम का सेम हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से भाग करो, तो ये भी कितना हो जाएगा 8 × 10⁻⁷, ये भी 8 × 10⁻⁷, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 × 10⁻⁷ हो जाएगा। ये F नेट फोर्स आ जाएगा, और कितना एकांक लंबाई पर, तो ये कितना हो जाएगा F न्यूटन पर मीटर। इसका ध्यान रखना भाई, यूनिट का जो आप निकालते हो वो एकांक लंबाई पर फोर्स होती है, ठीक है। तो ये इस प्रकार आप निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, अगर जैसे मान लो कि यहाँ पे तो बोला है कि एकांक लंबाई 1 मीटर की वायर पे कितनी फोर्स लगेगी। कई बार क्या है एग्जाम में ये पूछ लेता है कि इसकी 10 मीटर वायर पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो 10 मीटर की वायर पर फोर्स लगने वाला कितना होगा, तो आप कैसे निकालोगे इसको, आप लिखते हो F अपॉन में L इक्वल टू म्यू नोट I1 I2 अपॉन में 2 पाई डी, ठीक है। इतना ही है। आपको अगर पूछ ले 10 मीटर, तो ये लेंथ है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 10, तो आप इसको क्या कर दो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो एकांक लंबाई पर लगने वाला फोर्स आया,
एफ नेट कितना आया, एफ नेट इजिकल टू आप निकाल के लेके आए हो 16 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर है। ये तो एकांक लंबाई पर है। अगर ये पूछ ले कि इसकी 4 मीटर पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो आप क्या करना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई क्या, न्यूटन अपॉन में मीटर। ठीक है, जितनी मीटर पे चाहिए आपको उससे उसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। समझे नहीं समझे? ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आएगा, होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई आपको इस लेक्चर के अंदर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। और इस चैप्टर के PDF नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट।